नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज इस कार्यक्रम में दिन की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर, गरीबी की तथाकथित रेखा एक बार फिर खींची गई है, लेकिन समस्या ये है कि पिछली वाली रेखा से बहुत दूर नहीं खींची गई है। तो क्या समझे, नई सरकार इसी रेखा को मानेगी या इसे कूड़े के डिब्बे में डालेगी? दूसरी खबर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बदली को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में अब जबरदस्त घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। अब तो कोर्ट कचहरी की भी बात हो रही है। और दिन की तीसरी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का शरिया अदालतों के बारे में दिया फैसला, जिस पर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन, कुछ विरोध नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया है कोर्ट ने? तो शुरुआत करते हैं महंगाई और गरीबी की रेखा से। आपको पहले बता दें कि 2011 की तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट और 2014 की रंगराजन कमेटी रिपोर्ट में फर्क क्या है। 2014 की जो रंगराजन कमेटी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक गांव में रोजाना 32 रुपए और उससे ऊपर कमाने वाला गरीब नहीं माना जाएगा। शहर में रोजाना 47 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होगा। जबकि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी 2011 की, उसके मुताबिक गांव में रोजाना 27 रुपए और उससे ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं, शहर में रोजाना 33 रुपए और उससे ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं माना जाएगा। तो गरीबों की तादाद पिछली रिपोर्ट से लेकर अब तक बढ़ गई है। तेंदुलकर रिपोर्ट के हिसाब से अगर वो गरीबी रेखा हम माने कि वो है गरीबी रेखा, तो 27 करोड़ गरीब देश में हैं। और अगर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट हम मांगे, जिसमें पैसे थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, तो 36.3 करोड़ गरीब देश में हैं। तो ये नई परिभाषा रंगराजन कमेटी ने दे दी है गरीबी रेखा की, और कमेटी ने साल 2011-12 के लिए ग्रामीण इलाकों का भी हिसाब दे दिया है, शहरी इलाकों का भी हिसाब दे दिया है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता इस रिपोर्ट से नाखुश बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे और जमीनी हकीकत, जहां पर इस रेखा के अलावा बाकी जो हकीकत होती है, जो रोज लोग जीते हैं, वो क्या है, वो बताने की कोशिश की। सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट भले ही ये कहती हो कि अगर देहात में रहने वाला कोई शख्स रोजाना 32 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन बबलू कुमार सरीखे हजारों लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दिहाड़ी मजदूरी से महीने में 1500 रुपए जुटाने वाले 32 साल के बबलू के ऊपर अपने 2 बच्चे और गर्भवती पत्नी की जिम्मेदारी है। लेकिन जब 3 वक्त के खाने के लिए रोजाना 50 रुपए की कमाई कम पड़ती है तो 32 रुपए में क्या होगा? 30-35 रुपए आटा सामान का हो जाता है, दाल दमन का, और हम कहीं काम वाम पे जाते हैं, 10-20 रुपए उधर उठ जाते हैं चाय पानी में, और 10-20 रुपए हमारी पत्नी गर्भवती है, 10-20 रुपए गोली दवाई उनकी आती है, तो यही 60 रुपए खर्चा हो जाता है 7 दिन भर में, कम से कम। बिना किसी जमा पूंजी के बबलू को इस बात की फिक्र हो रही है कि घर में नया मेहमान का स्वागत कैसे होगा। पत्नी की डिलीवरी के वक्त कम से कम 5000 रुपयों का खर्च आएगा। उसके 2 बच्चे रंजीत और इंदर सिर्फ इस वजह से स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि बबलू के पास पैसे नहीं हैं। आपके पति 1500 रुपए महीना कमाते हैं, तो खाना वाना अच्छे से बना पाते हैं? दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। वो तो क्या दिक्कत होती है? वो खाना वाना में भी, रोटी मोटी में भी बनाते, तो पैसे घर में कुछ बच्चों को खाना अच्छा नहीं दे पाते। अच्छा, सी रंगराजन पैनल ये कहता है कि भारत के अगर आप किसी भी गांव में 32 रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे गांव वाले हैं वो इस बात से वाकिफ नहीं रखते हैं, क्योंकि जो 32 रुपए का आंकड़ा दिया गया है, उनका कहना है कि जीविका चलाने के लिए नाकाफी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ये सिर्फ अकेली रिपोर्ट नहीं है, ऐसे कई जो उदाहरण हैं आप रोज अपने आसपास देखते होंगे, चाहे फुटपाथ पर, चाहे किसी झुग्गी झोपड़ी में, हर जगह ऐसे उदाहरण आपको जरूर नजर आते होंगे। मन में ये सवाल भी उठता होगा कि आखिर ये गरीबी रेखा का डेफिनेशन क्या है, ये लोग ऊपर हैं नीचे हैं, लेकिन ये लोग बेहतर जानते हैं कि आखिर किस मुश्किल से ये रोज जूझते हैं। इस गरीबी रेखा का इनके लिए कोई मतलब नहीं। हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर रख रहे हैं। हिमांशु, एक और रेखा खींच दी गई है, जो तथाकथित गरीबी रेखा होती है, जो खैर क्यों इसका नाम गरीबी रेखा मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो एक नया डेफिनेशन जो दिया गया है, वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है तेंदुलकर कमेटी की जो परिभाषा थी उससे।
क्या सरकार जो है वो इस पर गंभीरता से विचार करेगी या फिर जैसा हम बोल रहे हैं इसे क्या कूड़े के डब्बे में डालेगी? क्योंकि अगर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है तो तेंदुलकर कमेटी के ज़माने में जिस तरह से विरोध किया गया था और जिस तरह से खिल्ली उड़ाई गई थी, तो उसी चीज़ को एक तरह से थोड़े से बेहतर फॉर्म में एक्सेप्ट करने वाली बात होगी, ज़्यादा डैमेजिंग होगी सरकार के लिए। निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल आपने उठाया कादम्बनी। देखिए, एक नई लाइन खींचने की कोशिश की है और इसके ज़रिए शायद रंगराजन ये चाहते थे कि पुरानी लाइन को मिटाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि मनीष तिवारी जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने आज जो बयान दिया इस रिपोर्ट पर, उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि रंगराजन साहब और उनके कमेटी के लोगों को किसी भी एक शहर में जाकर एक दिन बिताना चाहिए तो उन्हें समझ में आएगा कि 47 रुपये की जो सीलिंग उन्होंने अपनी रिपोर्ट में फिक्स की है, अगर 47 रुपये से ज़्यादा पैसे आप कमाते हैं किसी शहर में तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा। तो उनको अंदाज़ा होगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है, जो अपने आप में एक बहुत सवाल खड़े करता है। और योजना आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी से मैंने आज बात की जो बहुत लंबे समय से 10 साल से ज़्यादा समय से योजना आयोग में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश की त्रासदी ये है कि आज़ादी के 67 साल बाद भी हम डिफ़ाइन नहीं कर पाए हैं कि हम किसे गरीब कहें, गरीब कौन है, गरीबों की संख्या देश में कितनी है, गरीबी रेखा को कैसे परिभाषित की जाए, उसका पैमाना क्या हो, मापदंड क्या हो, आधार क्या हो। दुनिया में इतने सारे देशों में कोशिश चल रही है, स्टडीज़ चल रही है, रिसर्च चल रहा है, लेकिन हमारे देश में जब भी गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश होती है तो उसके पीछे राजनीति जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है ज़मीन पर, न कि अर्थशास्त्र। और इसका असर ये हुआ है कि देश में जो स्टोरीज़ अभी हमारे सिद्धार्थ रंजन दास हमारे कलीग हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने दिखाया। चुनावों के दौरान भी मैं खुद 100 से ज़्यादा गाँवों में गया था। हर जगह हिंदुस्तान में अब अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो एक अलग तस्वीर दिखाई देती है जो सरकारी आंकड़ों और सरकारी किताबों और फाइलों से बिल्कुल अलग होती है कादम्बनी। और उसकी वजह बिल्कुल वही है कि जो गरीब कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसको परिभाषित करने की, उनको आंकने को लेकर विवाद होता रहा है और 67 साल बाद भी आज देश में कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। इसलिए कोई भी क्या ये माने कि जो जिस तरह से एक रिपोर्ट आई है, जो एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश नए सरकार की है, क्या कहीं भी किसी भी तरह से ये आसार लग रहे हैं कि इस रिपोर्ट को मान लिया जाएगा, इसे एक पैमाना माना जाएगा? देखिए, बहुत जल्दबाजी है कहना, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही हमें बताया गया है कि ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है और जब भी इस तरह की कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आती है तो उसे कंसर्न मंत्रालय के पास, विभाग के पास भेजा जाता है जो उसको स्टडी करता है, स्टडी करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उसके बाद फिर सरकार में इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस के बाद उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं उस पर सरकार में गहन विचार होता है। तो वो प्रक्रिया लंबी है, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया हमें संसद में मिली आज, उमा भारती ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखिए, जब भी गरीबी को लेकर आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं सरकारी फाइलों में और सरकारी कमेटियों की तरफ से, वो मुझे हमेशा से भ्रमित करने वाले लगे हैं। यानी ये सवाल उठाया है उमा भारती ने जो कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही एक और कैबिनेट मंत्री जो कैमरा पर नहीं आना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अब आज के दिन ये रिपोर्ट लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि उनका इशारा ये था कि सी रंगराजन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, तो उनकी रिपोर्ट को मोदी सरकार कैसे स्वीकार कर सकती है? बिल्कुल अलग मैसेज भी उससे बिल्कुल अलग जाएगा और दोनों ही चीजें एक साथ हो जाती है। एक यूपीए 2 की कम से कम ये विरासत शायद कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहेगी बीजेपी। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए।